हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रियल सीक्वेंस को कंटिन्यूस करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सारी बेसिक बातें रियल सीक्वेंस की समझ ली थी, फंडामेंटल्स सारे हमने डिस्कस कर लिए थे और साथ ही साथ यह भी डिस्कस कर लिया था कि जो रियल सीक्वेंस है उसे रियल सीक्वेंस क्यों कहते हैं। रियल सीक्वेंस का को फंक्शन के रूप में हम ट्रीट करते हैं तो उसका जो डोमेन है वो डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर का सेट होता है, लेकिन रियल सीक्वेंस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो कोडोमेन है वो रियल नंबर का सेट होता है या रियल नंबर का सबसेट होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही साथ यह भी समझ चुके हैं कि कांस्टेंट सीक्वेंस क्या है, राइट। तो इन सारी बातों को अब हम आगे बढ़ाते हैं। चूंकि मैंने आपसे कहा कि सीक्वेंस को हम फंक्शन की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, कोडोमेन जो है वो रियल नंबर का सेट है, तो फिर यहां रेंज की बात भी तो निकल कर आनी चाहिए कि भी इसकी रेंज क्या है, परास क्या है, इमेज क्या है। इमेज से जो सेट बनेगा वो रेंज कहलाती है, परास कहलाती है। तो परास समुच्चय कैसे हमें डिसाइड करना है, इस बात को अब हम समझ लेते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको परास समुच्चय रेंज सेट समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हम मान लेते हैं कि हमने जो सीक्वेंस कंसीडर किया उस सीक्वेंस के अंदर एक सीक्वेंस हम कंसीडर कर लेते हैं कि fn is a sequence where fn की जो वैल्यू है ये n मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं कि n स्क्वायर प्लस 1 है, कोई भी फंक्शन n के रूप में कंसीडर कर लीजिए। यहां पर हम लिख देते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट बन चुका है। अब इसके आधार पर यदि आप इस सीक्वेंस का निर्माण करते हैं, fn सीक्वेंस का निर्माण जब करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे और ये जो n स्क्वायर प्लस 1 होगा, बना करके देखिए इसे, आप इसे बनाएंगे n बराबर 1 रखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, राइट। 3 पुट कीजिए, n इज इक्वल टू 3 रखने पर 3 का स्क्वायर 9 10 हो जाएगा, 9 प्लस 1। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम पाएंगे कि नेक्स्ट वैल्यू 17 आ जाएगी और इस तरीके से ये आगे बढ़ जाएगा। सोचिए, यदि मैं आपसे कहूं कि आप ये जो फंक्शनल इमेजेस हमें मिली है, फंक्शनल वैल्यूज हमें मिली है फंक्शन की, इनका एक सेट बनाइए, तो बस वो सेट ही रेंज सेट है फंक्शन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये रेंज सेट जो बनेगा, इन्हीं एलिमेंट्स को हम सेट में लिख लेते हैं, 2 5 10 17 एंड दिस। अब आप कहेंगे सर क्या फर्क पड़ गया, वही तो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं। फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? देखो, जो सीक्वेंस होता है ना, इसमें ये जो 2 5 10 17 जो लिखे हुए ना, ये टर्म्स कहलाती हैं, पद कहलाते हैं, राइट। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लाइक दैट, राइट। और जब आप इसे सेट के रूप में लिखते हैं तो ये सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं, एलिमेंट्स, अवयव, ओके। तो यहां से फिर और कुछ बातें निकल करके आती हैं। मैं इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं, मैं इसे लिख देता हूं कि ये इमेज ऑफ एफ है। फिर यहां ये बात निकल करके आती है कि भी ये जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है इसके अंदर डोमेन जो था वो नेचुरल नंबर का सेट था और जो रेंज हमें मिली है वो रेंज एक इनफाइनाइट सेट मिल रही है। तो डोमेन तो इनफाइनाइट सेट है ही सही, लेकिन रेंज जो मिल रही है यह भी इनफाइनाइट सेट मिल रही है। हमारे पास कुछ ऐसे सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं जिनके अंदर हमें रेंज फाइनाइट सेट के रूप में मिल जाए। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं। देखिए, यदि हम इसी तरह का एक और एग्जांपल कंसीडर करें और वो जो एग्जांपल हो वो मैं ये मान लूं कि जो fn मैंने उसमें कंसीडर किया उसकी वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं, माना कि -1 की पावर n+1 कंसीडर कर लेते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये एक सीक्वेंस का निर्माण करेगा, हम सीक्वेंस के रूप में इसे लिख सकेंगे। तो -1 की पावर यहां n+1 लिखेंगे, राइट। और सॉल्व करना शुरू करें, इसकी टर्म्स का निर्माण करना शुरू करें। n बराबर आप 1 रखिए तो ये -1 की पावर 1+1 होकर के 2 हो जाएगी। -1 की पावर 2 का जो मान है, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रखिए तो ये -1 की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी, -1 की पावर 3 -1 बन जाएगी और यहां पर जो मान आएगा -1 आ जाएगा। फिर अगली जो वैल्यू आएगी n बराबर 3 लिखेंगे आप तो +1 आ जाएगी, 4 लिखेंगे तो -1 आ जाएगी। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ और इसी तरीके से आगे इनफाइनाइट टर्म्स यहां पर सीक्वेंस में मौजूद होंगी। लेकिन सोचिए, यदि आपने इसकी रेंज लिखी, रेंज सोचिए, यदि आप इसकी रेंज लिखते हैं, व्हाट हैपेंड देन? रेंज लिखने पर क्या होगा? आप इस एलिमेंट को लिखेंगे, 1 लिखा, फिर आप इसे
-1 लिखेंगे, राइट। फिर आप इसे लिखें तो आप पाएंगे कि ये तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, और सेट थ्योरी कहती है कि एलिमेंट को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि आगे जितने एलिमेंट हमें नजर आ रहे हैं वो सब यहां लिखे जा चुके हैं, आप इमेजिन करके देखिए आगे जितने वैल्यूज आएंगी वो +1 या -1 ही होगी। तो फिर इसकी रेंज में जो एलिमेंट्स होंगे वो दो ही एलिमेंट्स होंगे, इधर 1 और -1, या तो +1 होगा या -1 होगा। हम पाएंगे कि ये रेंज सेट फाइनाइट सेट बन चुका है, हालांकि सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट टर्म्स ही होती है। बस यहीं से आप बेसिक थ्योरी इसकी समझने लगेंगे, राइट। इसी वजह से हम इसको सीक्वेंस के रूप में लिखते हैं, सेट के रूप में भले ही ये एक रेंज सेट फाइनाइट सेट बन रहा हो, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। ये मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि ये जो मुझे मिला ये इमेज ऑफ एफ है, बस यही रेंज सेट कहलाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में कांस्टेंट सीक्वेंस बताया था। तो कांस्टेंट सीक्वेंस के रूप में यदि मैं fn इज इक्वल टू सी कंसीडर कर लेता हूं, सी इज एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है, तो फिर ये सीक्वेंस क्या बनेगा, fn इज इक्वल टू सी बनेगा। और जब आप इसकी टर्म्स लिखेंगे, इसकी जो टर्म्स लिखेंगे, तो फिर फर्स्ट टर्म सी होगी, सेकंड टर्म भी सी होगी, थर्ड टर्म भी सी होगी, और इसी तरीके से ये इनफाइनाइट तक सारी टर्म्स जो आपको मिलेंगी वो सी मिलेंगी। क्लियर। तो ये मैंने fn का मान लिखा सी, और फिर मैंने सीक्वेंस बनाया, तो ये सीक्वेंस मेरे पास यहां तैयार हो जाएगा। फर्दर देखिए, अगर आप इसकी रेंज सेट लिखते हैं, परास समुच्चय लिखते हैं, तो आप पाएंगे कि ये सिंगलटन सेट है, एकक समुच्चय, सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि रेंज सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट हो, ठीक। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो रेंज सेट है वो फाइनाइट सेट भी हो सकता है, और जो रेंज सेट है वो इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। क्लियर। लेकिन ध्यान रखें, रेंज सेट कभी फाई नहीं हो सकता, रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता, एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम फंक्शन की तरह से सीक्वेंस को ट्रीट कर रहे हैं, और फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकलना जरूरी है। तो कम से कम एक वैल्यू तो निकलेगी ही निकलेगी, एक से ज्यादा भी निकल सकती है, राइट। इसलिए रेंज सेट कभी भी फाई नहीं होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। हालांकि सिंगलटन सेट हो सकता है, एकक समुच्चय हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रेंज सेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। रेंज सेट में अब कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और यहाँ ये भाई आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स हैं, लेकिन रेंज सेट के अंदर फाइनाइट टर्म्स हो सकती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो हमने समझ ली है। अब हम यह समझ लेते हैं कि इक्वल सीक्वेंस किसे कहा जाए, दो सीक्वेंस को इक्वल सीक्वेंस कब माना जाए, वो हम अब समझ लेते हैं। देखिए, तो देखिए, इक्वल सीक्वेंस को समझने के लिए एक बार हम पहले ब्रेन में रिव्यू कर लेते हैं, हम दो फंक्शंस को इक्वल कब मानते हैं। आपको निश्चित रूप से ध्यान आएगा कि हम दो फंक्शंस को इक्वल तब मानते हैं जबकि उनकी डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो, अर्थात उनकी डेफिनेशन सेम हो, और साथ में उनका डोमेन भी सेम रहे, तो फिर रेंज भी हमें समान मिलेगी, तो हम उन दो फंक्शंस को इक्वल फंक्शन मानेंगे। ये फंक्शन थ्योरी है। अब ये फंक्शन थ्योरी ही कहां अप्लाई हो जाएगी? सीक्वेंस पर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन सीक्वेंस में और इन जनरल जो हम फंक्शन पढ़ते हैं उसमें एक बात का छोटा सा अंतर आप अभी तक समझ चुके होंगे, फील कर चुके होंगे। इन जनरल जब हम फंक्शन लिखते हैं तो डोमेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम सीक्वेंस के रूप में फंक्शन को ट्रीट कर रहे होते हैं, सीक्वेंस के रूप में फंक्शन को काम में ले रहे होते हैं, तो उसका जो डोमेन है, उसका जो प्रांत है, वो निश्चित है, वो नियत है। नियत से मेरा मतलब वो हम नेचुरल नंबर का ही सेट कंसीडर करेंगे, निश्चित है, परिभाषा के अनुसार हम सीख चुके हैं। तो यहां पर सीक्वेंस को इक्वल बताते समय एक पार्ट हमारा कम हो जाएगा, हमें प्रांत की चर्चा नहीं करनी, हमें डोमेन के बारे में नहीं लिखना। डोमेन तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि सीक्वेंस वर्ड लिखा है तो डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो आई थिंक हम बेहद आसानी से इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं। यहां पर देखिए, हम डिस्कस कर लेते हैं। दो सीक्वेंसेस हमें लेने हैं, fn और gn हमने कंसीडर किए हैं। इन्हें हम इक्वल सीक्वेंस कहेंगे यदि इनकी रेंज इक्वल हो। देखो, जो fn है ना, ये रेंज बनाएगी, स्मॉल n तो है वो डोमेन बनाता है, fn जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? रेंज बनाएगा। तो ये रेंज अगर इक्वल है, इसकी रेंज और इसकी रेंज अगर इक्वल है, तो डोमेन तो भाई वैसे ही इक्वल है, तो फिर ये दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएंगे, और जो दोनों सीक्वेंसेस हैं वो सीक्वेंसेस इक्वल सीक्वेंस में
कन्वर्ट हो जाएंगे, हम दोनों सीक्वेंसेस को इक्वल सीक्वेंस कह सकेंगे। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि कभी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिला कि भाई एफ एन इज इक्वल टू जी एन, ये इक्वल सीक्वेंस है, तो फिर निश्चित है कि एफ एन बराबर जी एन भी होगा, क्योंकि दो सीक्वेंसेस इक्वल तभी होंगे जब रेंज इक्वल हो। तो ये तो बेहद आसान सी बात थी, हमने आसानी से इसे समझ लिया है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब सीक्वेंस, उपानुक्रम। उपानुक्रम किसे कहते हैं वो बहुत केयरफुली समझिएगा, ध्यान से समझने की चीज है, मैं समझाता हूं। देखिए, तो देखिए सब सीक्वेंस को हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि जो सीक्वेंस है वो बेसिकली फंक्शन है, और अगर फंक्शन है और मैं यदि एक से ज्यादा फंक्शन कंसीडर कर लूं, दो फंक्शन कंसीडर कर लूं, और वो दोनों फंक्शन यदि कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन के नियमों का पालन करते हो, उनके मध्य संयुक्त फलन बनाना संभव हो, उनमें हम कंपोजिट फंक्शन डेवलप कर पा रहे हो, तो जैसे ही आप कंपोजिट फंक्शन डेवलप करेंगे ना, आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नजर आएगा, जिसके आधार पर हम सब सीक्वेंस को डिफाइन कर पाएंगे। तो हम फंक्शन से और कंपोजिट फंक्शन से इस बात को समझते हैं, फिर उसे डिस्कस करते हैं। देखिए, तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि एक सबसे पहले सीक्वेंस के रूप में फंक्शन कंसीडर कर लेता हूं। माना कि मैंने ये एक सीक्वेंस कंसीडर किया, उसका फंक्शन जो है वो एफ है, ये एफ फंक्शन है। चूंकि मैं सीक्वेंस कंसीडर कर रहा हूं, इसलिए निश्चित रूप से ये वाली वैल्यू जो है ये n होनी चाहिए। तो ये जो सेट है ये n है, और ये जो है ये r होना चाहिए, रियल नंबर का सेट, राइट। ये सीक्वेंस बन चुका है। अब आपको एक और फंक्शन कंसीडर करना है, एक और फंक्शन आप कंसीडर करेंगे, लेकिन सीक्वेंस के रूप में करें तो उसका जो डोमेन रखें वो भी नेचुरल नंबर का सेट रखें, और यहां से यहां तक एक फंक्शन आप डिफाइन कर दें, इस फंक्शन को g आप बोल दें। अब देखिए, ये g नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है, लेकिन ये सीक्वेंस कहा जाएगा क्योंकि इसका डोमेन नेचुरल नंबर है। ये n से r पर है, ये भी सीक्वेंस कहा जाएगा क्योंकि इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है। अब यदि हम यहां से कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करते हैं, कंपोजिट फंक्शन, तो f ऑफ g डिफाइन किया जा सकता है। इसे पहले लिखेंगे, इसे बाद में लिखेंगे, f ऑफ g। तो जो f ऑफ g बनेगा उसका डोमेन भी n रहेगा। ध्यान दीजिए, वो कहां से कहां तक डिफाइन होगा, n से डायरेक्ट किस में डिफाइन होगा, r में डिफाइन होगा, n से डिफाइन होगा। इस वजह से उसका डोमेन n है, और इसी वजह से वो सीक्वेंस है। तो ये जो कंपोजिट फंक्शन से सीक्वेंस बनेगा ना, यही सीक्वेंस उपानुक्रम कहलाता है, यही सीक्वेंस सब सीक्वेंस कहलाता है, राइट। अब इस बात को और भी अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, और फिर इसी सारी बात को, इन्हीं कंसेप्ट्स को वापस से समझते हैं। देखिए, मैं मान लो कि मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया, सीक्वेंस के रूप में मुझे कंसीडर करना है, तो हम यह कंसीडर कर लेते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू 1/n, इससे एक सीक्वेंस बनता है। तो जो सीक्वेंस बनेगा वो एफ एन बन जाएगा। यहां पर जो एफ है, एफ ये n से r पर है, राइट। फिर देखिए, हम यह भी मान लें कि हमारे पास एक और सीक्वेंस है, और उसे हमने gn नाम दे दिया है, और इसकी परिभाषा हम कंसीडर कर लेते हैं कि n स्क्वायर है। अब गौर कीजिए, ये n नेचुरल नंबर है, n स्क्वायर भी तो नेचुरल नंबर होता है, तो मैं इस g को लिख पाऊंगा n से n। वेरी क्लियर, आराम से बात समझ में आएगी। तो ये जो सेकंड फंक्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। जो सेकंड फंक्शन g मैंने लिया है, ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर होना चाहिए, ताकि हम कनेक्टिविटी बना सकें। कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे कंपलसरी होता है कि कनेक्टिविटी बने, इसकी इमेज इसमें मिले और उस एलिमेंट की इमेज उधर मिले, तभी जाकर के हम कंपोजिट फंक्शन बना पाएंगे। तो हमने कनेक्टिविटी बना ली है, ये n से n पर है, और ये n और n की कनेक्टिविटी हो चुकी है। अब देखते हैं कि हम कंपोजिट फंक्शन कैसे बनाएंगे। यदि आप इसका कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं, कंपोजिट फंक्शन, तो आप f ऑफ g डेवलप करने की कोशिश करें। f ऑफ g को डिफाइन करने के लिए यहां पर अगर मैं n काम में ले लेता हूं, तो ये n किस तरह से सॉल्व होगा। देखिए, मैं gn की वैल्यू लिखूं, ये gn हो गया, और इस gn का जो अवेलेबल मान मेरे पास है, मैंने n स्क्वायर कंसीडर किया हुआ है, तो मैं यहां पर n स्क्वायर लिख दूं, ये मैंने n स्क्वायर लिख दिया gn की जगह पर, राइट। और ये जो gn की जगह पर मैंने n स्क्वायर लिखा है, अब आप fn स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, इसके अकॉर्डिंग fn स्क्वायर सोचिए। इसके अकॉर्डिंग जब आप fn स्क्वायर सोचेंगे तो 1/n स्क्वायर लिखेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1/n स्क्वायर आएगी, राइट।
ये प्रत्येक n पर डिफाइन होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्यों होगा, आराम से समझ में आ रहा है। आप कोई भी नेचुरल नंबर यहां लीजिए, उस नेचुरल नंबर से gn तैयार हो जाएगा, gn का मान n स्क्वायर होगा, और उस n स्क्वायर पर, वो भी तो नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर पर फंक्शन f की वैल्यू निकाली जा सकती है, और वो वैल्यू जो निकलेगी वो 1/n² निकलेगी। तो ये भी मेरे पास एक फंक्शन बन चुका है, और ये फंक्शन नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट R पर पहुंच चुका है, यानी कि यह भी अनुक्रम है, यह भी सीक्वेंस है। तो हम कह सकेंगे कि f of g इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। अब क्यों हम इसे सब सीक्वेंस कहें और किसका कहें, इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पे इनकी रेंज बनाना शुरू करते हैं। मैं मान लेता हूं कि मैंने इस fn की रेंज बनाई, तो fn का जो मान हम लिखेंगे वो हम 1/n लिखेंगे, और सीक्वेंस के रूप में आप इसे लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4, कुछ ऐसे, ये सीक्वेंस के रूप में। अब मैं आपसे कहता हूं कि नहीं, आप इसकी रेंज लिख दीजिए, तो हम इसकी रेंज लिख लेते हैं। इसकी जो रेंज है इस रेंज को जब आप लिखेंगे तो सेट के रूप में लिखेंगे, एलिमेंट्स यही रहेंगे, ये 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ये मेरे पास रेंज है, किसकी है, f की है। हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि RF है, RF मतलब रेंज ऑफ द, बिल्कुल ठीक, या इमेज के रूप में लिख लेते हैं, एक ही बात है, IM ऑफ द f, इस तरीके से लिख लेते हैं, सेट है, राइट। अब आप एक काम करें, gn तैयार करें, gn क्या बनेगा, इसके अकॉर्डिंग सोचिए। यहाँ gn का जो मान है वो n² है, तो हम यहाँ n² लिखने वाले हैं, n² लिखिए, n² को टर्म्स के रूप में लिखिए, पदों के रूप में। n बराबर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर, और फिर इस तरीके से ये सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। अब आप इस सीक्वेंस की भी रेंज निकाल लीजिए, रेंज, इसकी रेंज क्या निकलेगी, सेट के रूप में लिख लीजिए। ये वाले एलिमेंट्स इसकी रेंज बनेंगे, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा एंड सो ऑन, इस तरीके से ये रेंज आ जाएगी। तो इस रेंज को मैं बोल देता हूं कि ये इमेज ऑफ G है, बिल्कुल ठीक, राइट। अब सिमिलरली यही काम आप करें f ऑफ G के लिए, और फिर देखें क्या होता है। f ऑफ g मैंने यहां डिफाइन किया था, f ऑफ g की वैल्यू 1/n² थी, तो इस 1/n² के अकॉर्डिंग इसको 1/n² लिखेंगे, राइट। और 1/n² सीक्वेंस है, इसलिए इसको तैयार करेंगे तो क्या तैयार होगा, पहली टर्म सोचिए, फर्स्ट टर्म 1/1², सेकेंड टर्म 1/2², थर्ड टर्म 1/3², राइट। ऐसे ही 1/4², और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये सीक्वेंस। लेकिन जब आप इसकी रेंज लिखेंगे, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सोचें, इसकी जो रेंज होगी वो रेंज यहां से 1, 1/4, 1/9, 1/16 एंड सो ऑन, यह रहेगी। इसे आप इमेज ऑफ f ऑफ g के रूप में मेंशन कर देंगे, f ऑफ g, इमेज ऑफ f ऑफ g, ये रेंज आ जाएगी। अब सोचिए, केयरफुली देखिए, इसे देखिए और इसे देखिए ध्यान से, आप ये पाएंगे कि इस रेंज का इमेज ऑफ f ऑफ g का प्रत्येक एलिमेंट यहां मौजूद है, इमेज ऑफ f में, इमेज ऑफ f 1 यहां है, इसके बाद यहां 1/4 हमें नजर आ रहा है, देखो 1/4 यहां भी होगा, 1/9 है तो 1/9 इसमें भी होगा, आगे चलकर 1/16 है तो 1/16 भी होगा। तो हम कह सकेंगे कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट का सबसेट है। हम कह सकेंगे कि हमारे पास इमेज ऑफ f ऑफ g इज द सबसेट ऑफ द इमेज ऑफ f। बस ये जैसे ही हमने सबसेट लिखा, ये सब सीक्वेंस बन गया, सेट के रूप में, रेंज के रूप में ये सबसेट है, लेकिन जब हम सीक्वेंस के रूप में बोलेंगे तो सीक्वेंस के रूप में ये सब सीक्वेंस होगा, उपानुक्रम होगा, राइट। उपानुक्रम अपने आप में अनुक्रम होता है, लेकिन हम इसको इसकी रेंज का सबसेट होने के कारण उपानुक्रम बोल देते हैं, सब सीक्वेंस बोल देते हैं। वेरी सिंपल। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद आसानी से बात समझ में आ गई है। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे सब सीक्वेंस में, राइट। इसको मैंने रिलेट कर दिया है कंपोजिट फंक्शन से, फंक्शन की थ्योरी से और सेट थ्योरी से, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आसानी से आप इस बात को समझ गए हैं। हम आज के टॉपिक को यहीं पर क्लोज करेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम बाउंडेडनेस पर बात करेंगे। बाउंडेडनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है,
बाउंडेडनेस को भी बड़ा केयरफुली हमें समझना होता है, सीक्वेंस की बाउंडेडनेस क्या है उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।